Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome all of you in this IT Jam 2017 Physics Paper Solutions। सेक्शन ए का पार्ट ए हमने डाल दिया था। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे IT Jam 2017 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन का, जो क्वेश्चन कुछ रह गए थे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 28 है IT Jam 27 का। क्वेश्चन है, फॉर द फोरियर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ पीरियड 2 पाई fx इक्वल टू 0 इन द रेंज -π to 0 एंड 1 फॉर 0 to π। देखिए जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफाइन है दोस्तों, ये 0 है। अगर अपन इसको यहाँ पे प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस है दोस्तों, और ये एफ एक्स यानी कि वाई एक्सिस है। तो ये -π से 0 तक लेकर यहाँ पे कहीं -π मान लीजिए लिमिट है, और यहाँ पे कहीं +π लिमिट है। तो -π से 0 तक ये एफ एक्स 0 है, और जब 0 से π है तब ये 1 है। ठीक है, ये कितना है दोस्तों? 1 है। ठीक है, 1 है। ये कुछ स्टेप पोटेंशियल की तरह है। तो आपको बताना है द रेशियो टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक। दोस्तों फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक्स का आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। आइए देखते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक सेकंड दोस्तों। ओके, तो के यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि जो n होता है दोस्तों, n का फार्मूला होता है 1/π इंटीग्रल लिमिट है 0 से पाई fx cos nx dx। ठीक है, यहाँ पे हम a0 नहीं निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि a0 जो है वो फंडामेंटल हार्मोनिक्स है, और चूंकि हमको यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक्स का रेशियो निकालना है तो a0 निकालने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, या तो a1/a3 निकालना है अपने को, या फिर b1/b3। तो देख लेते हैं कि ये इसका a1/a3 होगा या b1/b3। ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो या तो an 0 होगा या bn 0 होगा। अगर an 0 हो गया तो अपने को b1/b3 का रेशियो बताना है, और अगर bn 0 हो गया तो अपने को a1/a3 का रेशियो बताना है। ठीक है, तो एन का जो फॉर्मूला है दोस्तों, उसमें अब हम वैल्यू रखेंगे। ये पीरियड 0 से 2 पाई के लिए है दोस्तों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एन इज इक्वल टू 1/π का 1/π लिमिट है दोस्तों 0 से पाई। उसके बाद देखिए आप एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे और लिमिट लेंगे -π से 0। तो इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करने के लिए इसको भूल जाएंगे, क्योंकि एफ एक्स 0 रखने से ये पूरा टर्म इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, अपन सिर्फ ये लेके चलेंगे जब एफ एक्स का वैल्यू 1 है और लिमिट है 0 से पाई। तो आप देख सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू 1 हो गया, और ये cos nx का cos nx और dx। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ cos nx dx बचा। तो cos nx आपको मालूम है दोस्तों, cos x का इंटीग्रल कितना होता है? sin x। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि cos nx है तो इसका कोफिशिएंट n है दोस्तों। तो sin nx में देखिए कोफिशिएंट n डिवाइड हो गया, और वो बाहर ले चुके हैं चूंकि कांस्टेंट है, और लिमिट है दोस्तों 0 से पाई। तो 1/n दोस्तों कॉमन है, और लिमिट है 0 से पाई। तो एक बार x के जगह हम लोग पाई रखेंगे, बीच में माइनस देंगे, और x के जगह एक बार 0 रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बन गया sin nπ माइनस sin 0। दोस्तों यहाँ पे n का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, 0 लीजिएगा तो sin n का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 1 लेंगे तो पाई बन जाएगा, 2 लेंगे तो 2 पाई बन जाएगा। दोस्तों आपको बताते चले कि sin 0, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, आप किसी का भी वैल्यू लीजिए n पाई में तो आपका 0 ही होता है, और sin 0 तो 0 ही होता है। यानी 0 - 0 कितना हो गया? 0। यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो ये 1/n इंटू 0 दोस्तों कितना हो जाएगा? ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि an का वैल्यू कितना हो गया? 0। अब अपने को बचा क्या सिर्फ, यानी कि b1/b3 का ही रेशियो निकालना है, क्योंकि a0 से कोई मतलब नहीं है, और an क्या हो चुका है दोस्तों? 0 हो चुका है। तो अब आइए देखते हैं bn कैसे निकालेंगे। bn का भी दोस्तों फार्मूला देखिए होता है सेम। यहाँ पे सिर्फ cos nx था an के जगह, और यहाँ पे क्या है? sin nx है। फार्मूला है दोस्तों bn का 1/π 0 से पाई लिमिट एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एफ एक्स का वैल्यू 0 अगर लेंगे दोस्तों, और -π से 0 लिमिट लेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा पूरा इंटीग्रल, कोई मतलब नहीं है। तो लिमिट सिर्फ लेंगे अपन, 0 से पाई लिमिट में एफ एक्स का वैल्यू 1 है, तो उसी का वैल्यू आएगा अपने को, उसी को सॉल्व करना है। एफ एक्स का वैल्यू 1 हो गया, और ये साइन एन एक्स डी एक्स। आप देख सकते हैं साइन एन एक्स का इंटीग्रल -cos nx/n हो गया दोस्तों, और लिमिट है 0 से पाई। ये देखिए हमने -1/n को यहाँ से ये माइनस, और यहाँ से n को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो -1/n पाई हो गया, और cos nx का लिमिट बच गया 0 से पाई। तो एक बार x के जगह दोस्तों पाई लेंगे, एक बार x के जगह 0 लेंगे। जब x के जगह 0 लेंगे तो n इंटू 0 cos 0 हो जाएगा। ठीक है, तो cos n पाई माइनस cos 0। दोस्तों cos 0 का वैल्यू 1 होता है, +1 होता है, और cos n पाई का वैल्यू होता है
-1 टू द पावर n। -1 टू द पावर n का मतलब है कि कॉस जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तब उसका वैल्यू -1 होगा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा कॉस तब उसका वैल्यू +1 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जनरलाइज n पाई का ले लिए हैं -1 टू द पावर n, क्योंकि आप n का वैल्यू अगर ऑड रखेंगे तो ये -1 देगा, n का वैल्यू आप यहाँ पे पावर इवन रखेंगे तो ये +1 देगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने इसको, अब ये बी एन का वैल्यू हो गया जनरलाइज बी एन का, एन के जनरल फार्मूला बी एन का निकल गया, वैल्यू निकल गया सॉरी। तो अब यहाँ से हम लोग बी वन का, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक्स का रेशियो बताना है। फर्स्ट हार्मोनिक्स मतलब n इक्वल टू 1 और थर्ड हार्मोनिक्स मतलब n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 0 से स्टार्ट दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, तो n की जगह 1 रखिए तो P1, तो -1 पे जहाँ जहाँ n दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे इसमें आपको 1 रख दीजिए, तो -1/1 इंटू पाई, -1 का पावर 1 -1। इसको दोस्तों आप सॉल्व कीजिए, -1/पाई, -1 का पावर दोस्तों -1 ही होगा, तो -1 -1 -2 हो गया ब्रैकेट में, और ऑलरेडी एक माइनस बाहर में है तो ये हो गया 2/पाई। उसी तरह अब अपने को थर्ड हार्मोनिक्स निकालना है, मतलब n इज इक्वल टू दोस्तों 3। तो आप जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रखिए, तो -1/3 पाई, -1 का पावर 3 -1। आप यहाँ से देख सकते हैं -1/3 पाई, और ये -2 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/3 पाई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं अपने को B1/B3 का रेशियो बताना है, तो हमने क्या किया, इस 2/पाई को 2/3 पाई से डिवाइड कर दिया, तो 2/पाई और ये 2/3 पाई को डिवाइड किए तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3पाई/2। ये देखिए 2 कट गया दोस्तों, पाई कट गया, बचा क्या सिर्फ 3। और B1/B3 का जो रेशियो अपना कितना आ गया, 3 आ गया। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन सी था दोस्तों, वो कितना था, 3 था, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सेट हुए थे वो इनकरेक्ट ऑप्शन थे सारे के सारे। तो इस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल था 2017 में, मतलब सबको इसमें मार्क्स मिला था 2 मार्क्स। ठीक है, +2 मार्क्स। दोस्तों क्वेश्चन है, एन NPN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन द फिगर इफ़ IC इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। दोस्तों ये कॉमन इमीटर है, कॉमन इमीटर कनेक्शन है दोस्तों। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एन NPN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन द फिगर, IC इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट दोस्तों 1 मिली एम्पियर दिया है, बीटा इक्वल टू 50, VB यानी कि वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमीटर जंक्शन इज 0.7 वोल्ट, एंड द करेंट थ्रू R2 इज 10 IB, देन वेयर IB इज द बेस करेंट, देन द रेशियो R1/R2। दोस्तों कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे हम लोग दो जगह पे अलग अलग जगह पे किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाएंगे, पोटेंशियल डिवाइडर लगाएंगे, और अपना R1/R2 का रेशियो निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों गिवन क्या है देखिए जो सर्किट दिया है इसमें हम लोग लेट कर लेंगे कि ये जो सोर्स है इससे R1 में कितना करंट बह रहा है, I1 बह रहा है। अब उसका बेस की तरफ IB पार्ट जा रहा है, अपन ऐसे एज्यूम कर लेंगे, और R2 की तरफ कितना पार्ट जा रहा है, I2 पार्ट जा रहा है। तो इस तरह से I1 का टोटल करंट कितने भाग में डिवाइड हो गया दोस्तों, 2 भाग में, I2 और IB में। तो I1 इक्वल टू कितना बन गया, IB प्लस I2। आप यहाँ से देख सकते हैं कि IB जो है दोस्तों नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो I1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I2, और I2 दोस्तों कितना दिया हुआ है, 10 IB दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, फिर IB इज द बेस करंट। IC दोस्तों 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू 50 दिया हुआ है, और बेस मीटर जंक्शन का वोल्टेज कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0.7 वोल्ट ऐसा यूनिट में। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाएंगे इस लूप 1 में। ठीक है, इस लूप 1 में हम लोग क्या करेंगे, आप जो देख पा रहे होंगे इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाएंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल क्या होता है दोस्तों, टोटल नेट सम ऑफ वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देखिए वोल्टेज वहीं पे होता है दोस्तों जहाँ पे रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे एक बेस इमीटर जंक्शन का एक वोल्टेज VB चूँकि दिया हुआ है तो वहाँ एक वोल्टेज है, और एक तीसरा वोल्टेज यहाँ पे है जो रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो इस पूरा लूप में 3 वोल्टेज होगा, और तीनों का सम मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल इन द लूप, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1, दैट इज द नेट सम ऑफ वोल्टेज और EMF इज 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या वोल्टेज है, I2 R2 माइनस VB माइनस I RE इक्वल टू 0।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज होगा I2R2, यहाँ पे VB और यहाँ पे IERE। यहाँ पे IERE को अपन V लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे V का वैल्यू 0.5 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज डायरेक्ट दे दिया हुआ है दोस्तों 0.5 वोल्ट। तो हम लोग सीधा IERE के जगह मतलब करंट थ्रू द इमीटर रेसिस्टेंस इनटू इमीटर रेसिस्टेंस के जगह पे सीधा हम लोग V इक्वल टू 0.5 वोल्ट यूज कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्रेशन किस तरह का होगा। इक्वेशन I2R2 माइनस VB माइनस IRE इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखिए दोस्तों R2 अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, VB प्लस IERE डिवाइडेड बाय I2। आप यहाँ से देख सकते हैं कि VB का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.7 वोल्ट, और IERE क्या है दोस्तों, वोल्टेज अक्रॉस द मीटर जो सीधा दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, तो उसको यूज कर लेंगे। और I2 कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10 IB दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को मालूम है कि बीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये जो है ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है इन द कॉमन इमीटर मोड, और इसका वैल्यू होता है दोस्तों IC बाई IB, दैट इज़ द आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो IB इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिए IC बाई बीटा, और IC का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 1 मिली एम्पियर और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 50। तो देख सकते हैं कि जब हमने इस बीटा का वैल्यू को यहाँ पर IB का वैल्यू दोस्तों बेस करंट 1 मिली एम्पियर बाई 50 यहाँ IB की जगह पे रख दिया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे पुट करने के बाद R2 का वैल्यू आ गया 6 किलो ओम। कितना आ गया, क्योंकि ये मिली एम्पियर है मतलब 10 का पावर -3, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3, तो 6 ओम को 6 किलो ओम बना देगा, ठीक है। मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, किलो ओम का मतलब 6 इंटू 10 का पावर 3 ओम, ठीक है। इस तरह से हमारा R2 निकल गया। अब देखिए R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट B का वोल्टेज निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे, पॉइंट B का वोल्टेज। ये जो आप पॉइंट B देख पा रहे हैं दोस्तों, इस पॉइंट का, ये पॉइंट B जो है, इस पॉइंट का अगर वोल्टेज लिखना चाहेंगे हम लोग VB, तो आपको मालूम होगा दोस्तों पोटेंशियल डिवाइडर रूल। अगर VB निकालना है इस पॉइंट का तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ओके। सो अगर VB निकालना है दोस्तों पॉइंट B का वोल्टेज, इस पॉइंट का VB का, तो ये 6 वोल्ट यानी कि VCC उसको बोलते हैं दोस्तों, डिवाइडेड बाय ये R1 प्लस R1 प्लस R2 और इनटू P पॉइंट का नीचे कौन है, R2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा R2। दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। VCC का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 वोल्ट दिया हुआ है, और R1 R2 तो गिवन है। और VB क्या है दोस्तों, पोटेंशियल एट पॉइंट B। और ये जो VB है दोस्तों, इसको हम लोग अभी निकाल चुके हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। VB इक्वल टू क्या हो गया, VCC R2 बाई R1 प्लस R2। ये VB का वैल्यू 1.2 कहाँ से आया, आपके मन में सवाल होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आइए हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो VB है दोस्तों, यहाँ पे जो पोटेंशियल दरअसल वो क्या है, I2 इंटू R2 है, यानी कि जो VB है उसको अपन I2 इंटू R2 भी लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप I2 इंटू R2 का वैल्यू का बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस I2 को दोस्तों अगर उठा के अपन इधर ले आए तो I2 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB प्लस IERE। और VB का वैल्यू है दोस्तों 0.7, और IERE मतलब V का वैल्यू कितना है दोस्तों, वोल्टेज अक्रॉस इमीटर 0.5। तो ये दोनों को जोड़िएगा दोस्तों 1.2 होगा, यानी कि जो I2 R2 है वही क्या है दोस्तों, VB है, यानी कि VB का वैल्यू कितना है 1.2 वोल्ट। तो उसी VB का वैल्यू जो है दोस्तों 1.2 वोल्ट को यहाँ पे अपन यूज करेंगे, आप देख सकते हैं। VB का वैल्यू हमने कितना यूज किया दोस्तों, 1.2 यूज किया। VCC 6 वोल्ट दिया हुआ है जो सप्लाई है, और R2 अपने को मालूम हो चुका है, अभी यहाँ निकालें 6 किलो ओम। R1 को रहने दिए और R2 के जगह 6K। दोस्तों 6 किलो ओम को हम लोग सिर्फ 6K भी लिखते हैं यूजुअली, नोटिफिकेशन में सॉल्यूशन करने में आसानी हो, उसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं 6 के मतलब ये 6 किलो ओम है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने इसको फिर फाइनली क्रिस क्रॉस करके सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है R1 इक्वल टू 30 10 का पावर 3 माइनस 6K। 30 10 का पावर 3 को अपन 30K लिख सकते हैं माइनस 6K मतलब 24K, और हम लोग समझ रहे हैं K मतलब ये किलो ओम में है, ठीक है। तो इस तरह से R1 निकल गया दोस्तों 24K, R1 निकल गया। तो R1 बाई R2 का रेशियो 24K बाई 6K यानी 4K मतलब 4 किलो ओम है दोस्तों ये दरअसल। तो सॉरी K तो बचेगा नहीं,
किलो ओम कट जाएगा तो 6 4 बचेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन में दोस्तों R1/R2 का रेशियो जो 4 आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी ये मार्क्स टू ऑल है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है, मार्क्स टू ऑल है। आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, आंसर उसका मार्क्स टू ऑल है। क्लियर है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन में आंसर इधर उधर थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि उसमें काफ़ी अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। तो इसके लिए आप कृपया कमेंट नहीं करें कि आपने क्यों IB को नेगलेक्ट किया, क्यों नहीं किया, क्यों I1 को नेगलेक्ट किया, क्यों I2 को किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रेंज जो होता है आंसर का जो दिया जाता है दोस्तों, रेंज वो काफ़ी बड़ा रेंज दिया जाता है क्योंकि कुछ लोग नेगलेक्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। दोनों ही केसेस में दोस्तों आपके आंसर क्या होंगे, सही रेंज इतना दिया जाएगा जिसमें आप दोनों ही कंडीशन से सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर उस रेंज में मैच करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। ग्राफिक में इस तरह क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का दोस्तों। NCERT 12 क्लास में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है दोस्तों, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशन L एंड विथ W। इसका जो लेंथ है दोस्तों ये L है और विथ कितना है, W है। मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी V अवे फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट I इन द प्लेन ऑफ द लूप एज शोन इन द फिगर बिलो। दोस्तों ये जो लूप है जिसका रेसिस्टेंस R है और ये भी वेलोसिटी से अवे जा रहा है, किससे, ये एक इनफाइनाइट वायर आपको दिख रहा है जिसमें I करंट बह रहा है। इस वायर से वो भी वेलोसिटी से दूर जा रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, लेट R विद द रेसिस्टेंस ऑफ द लूप, जो R है इसका रेसिस्टेंस है लूप का। व्हाट इज द करंट इन द लूप एट द इंस्टेंट द नियर साइड इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। दोस्तों कह रहा है कि इस लूप में कितना करंट बहेगा जब ये लूप इस वायर से कितना डिस्टेंस पे होगा, R डिस्टेंस पे। ये जो सेपरेशन ये R जब होगा तब कितना करंट बहेगा। तो दोस्तों जब ये लूप R डिस्टेंस पे होगा इस वायर से, तब का अगर करंट बताना है तो उस पर्टिकुलर समय पे जो dr/dt होगा दोस्तों वो क्या होगा, नथिंग बट मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लूप। समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उस इंस्टेंट का बात कर रहा है जिस समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, R, यानी कि dr/dt जो होगा दोस्तों वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा उस समय का। समझ पा रहे हैं, ये भी जो होगा उस समय पे जिस केस में हम लोग को I निकालना है उस केस का ये dr/dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा। इसको ध्यान रखिएगा, अभी अपन यूज करेंगे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, करंट निकालना है। किस पे, लूप पे। तो लूप में करंट आएगा कहाँ से दोस्तों, तो देखिए इस वायर के चलते इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते दोस्तों यहाँ पे एक EMF मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, उसके चलते चेंज जो होगा दोस्तों, उस चेंज के चलते यहाँ पे EMF जनरेट होगा और जो EMF जनरेट होगा दोस्तों उससे अपने को यहाँ पे करंट बहेगा यानी कि I मिलेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा सेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो इस पर अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन लेंगे और उस छोटा सा सेक्शन पे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। उस छोटा सा सेक्शन से पार होने वाला फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे पूरा लूप से। उसके बाद अपन EMF निकाल लेंगे और देन करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, इसमें आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि जो वायर है दोस्तों इससे हमने y डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे एक छोटा सा dy थिकनेस का एक लूप लिया है, सॉरी एक स्ट्रिप लिया है जिसका थिकनेस कितना है दोस्तों, dy है। और आपको मालूम है कि ये पूरा जो लेंथ है वो L है, तो इस थिकनेस का भी लेंथ L होगा दोस्तों। और इसका हमने सॉरी इसका लेंथ L होगा, इस स्ट्रिप का, और थिकनेस dy लिया है, तो इसका स्मॉल एरिया कितना होगा दोस्तों, इस स्ट्रिप का स्मॉल एरिया ds कितना होगा या DA कितना होगा, L इंटू dy, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है। क्लियर है। अब हम लोग को अगर ये तो मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है दोस्तों, इस पूरा लूप से कितना फ्लक्स पार हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, B.DA का इंटीग्रल करना पड़ेगा। मतलब DA मतलब इस छोटा सा लूप का फ्लक्स B.DA हो गया और उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरा लूप का क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो उससे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए दोस्तों, इस छोटा सा टुकड़ा में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस छोटा सा टुकड़ा में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा दोस्तों, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इनफाइनाइट वायर का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक वायर दोस्तों किसके चलते होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसके चलते होगा, ये जो इनफाइनाइट वायर है दोस्तों जिसमें I करंट बह रहा है उसके चलते वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आपको बताते चले दोस्तों कि अगर आप X डिस्टेंस या Y डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें आई करंट बाहर है, उसके चलते अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0/2 आई बाई डिस्टेंस। वो कौन सा डिस्टेंस दोस्तों? वायर से आप जितना डिस्टेंस पे निकालना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग वायर से कितना डिस्टेंस पे हमारा स्ट्रिप है दोस्तों? वाई डिस्टेंस पे है, ये वाई डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आई बाई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस स्ट्रिप के हर एक पॉइंट पे। ये देखिए बी का वैल्यू μ0/2 और डी ए स्मॉल एरिया इस स्ट्रिप का कितना है दोस्तों? एल इंटू डी वाई। रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। चूँकि हम लोग टोटल ये स्ट्रिप का मैग्नेटिक फ्लक्स इतना हो गया दोस्तों, और अपने को टोटल इस पूरा लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको देखिए इंटीग्रेट कर दिए। लिमिट कहाँ लेंगे दोस्तों? तो लिमिट देखिए डी वाई पे होगा, वाई पे लिमिट होगा, तो वाई का मिनिमम वैल्यू दोस्तों कितना हो सकता है? आर हो सकता है। कितना हो सकता है? वाई का मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये कब कहाँ पे लेना है? जब ये आर डिस्टेंस दूर होगा वायर से ना, तो मिनिमम आर हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है दोस्तों? आर प्लस डब्लू। ये जो लेंथ है डब्लू है, और ये कितना है? आर है। तो मिनिमम आर और मैक्सिमम आर प्लस डब्लू, क्योंकि अपने को क्या निकालना है दोस्तों? इस लूप से पार होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब हमको इसी रीजन का मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो वायर से ये एक इन पॉइंट है और ये एक इन पॉइंट है, तो वायर से मिनिमम डिस्टेंस आर हो गया और ये मैक्सिमम डिस्टेंस आर प्लस डब्लू हो गया। तो लिमिट हो गया दोस्तों वाई का आर से आर प्लस डब्लू। देखिए हम लोग लिमिट उसी का लेते हैं जिस रीजन में हमको क्या निकालना है दोस्तों? मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और हमको मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ रेक्टेंगुलर लूप से कैलकुलेट करना है जो पास हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है सिर्फ y में है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो देखिए μ0 I/L/2 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और dy/y बचा दोस्तों 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln x। तो यहाँ पे dy/y का हो गया ln y, और लिमिट है दोस्तों r से r प्लस डब्लू। ठीक है, तो ये देखिए हमने ले लिया है, पुट कर लिया है μ0 I/L/2 ln r प्लस डब्लू माइनस r, क्योंकि और वहाँ उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि ln a माइनस बी कितना होता है? ln a/b। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने गलती किया है, यहाँ पे ln, हाँ ये ln r प्लस डब्लू माइनस ln r होगा, यहाँ पे हम लेने भूल गए उसको। ठीक है, तब ये फिर उसको ln a माइनस ln b को अपन ln a/b लिख सकते हैं, तो r प्लस डब्लू बाई आर हो सकता है। ठीक है, तो μ0 I/L/2 ln r प्लस डब्लू बाई आर, ये क्या हो गया दोस्तों? ये अपने को टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया लूप से। अब अपने को क्या निकालना है? इस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा उसके चलते ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो फैराडे का सेकेंड लॉ से अपन ईएमएफ इक्वल टू माइनस d∅b/dt लिख सकते हैं। तो माइनस d/dt फाइव भी कितना है दोस्तों? μ0 I/L/2 ln r प्लस ओमेगा बाई डब्लू बाई आर। तो μ0 I/L/2 देखिए दोस्तों d/dt, अच्छा ये कॉन्स्टेंट तो बाहर निकल गया, और d/dt सिर्फ किसका होगा दोस्तों? ln r प्लस डब्लू बाई आर का होगा। ठीक है, तो ln x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो x की जगह पूरा r प्लस डब्लू बाई आर 1/x हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब x का भी करना पड़ेगा, तो d/dt ऑफ x की जगह क्या है दोस्तों? r प्लस डब्लू बाई आर। आर को अपन अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, और नेक्स्ट टर्म डब्लू बाई आर बन जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइनस μ0 I/L/2 और ये r सबसे ऊपर चला गया, r बाई आर प्लस डब्लू। d/dt ऑफ 1 दोस्तों 0 हो गया, और ये ओमेगा कांस्टेंट है दोस्तों, तो डब्लू कांस्टेंट है, डब्लू ऐसे ही रह गया, और d/dt ऑफ 1/r कितना हो जाएगा? -1/r², और dr/dt। ठीक है, क्योंकि r यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि एट इंस्टेंट r पे निकालना है। और ये dr/dt क्या हो गया दोस्तों? हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये v बन गया। तो dr/dt की जगह हमने क्या पे रख दिया? v रख दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 0 प्लस डब्लू माइनस 1/r dr/dt क्या बन गया? v बन गया, और ये माइनस डब्लू बाई r²। आप देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, यहाँ से r से यहाँ पे r² से एक r हट गया, और कुछ नहीं कटेगा। ओके, तो ये क्या बन गया? μ0 I/L ओमेगा, या सॉरी डब्लू बार बार ओमेगा उच्चारण हो जा रहा है मेरे मुंह से, और v इंटू नीचे में क्या बचा दोस्तों? 2 बचा, यहाँ से एक r बचा, और यहाँ से r प्लस डब्लू बचा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया दोस्तों? ईएमएफ निकल गया। और अपने को मालूम है करंट निकालना है, तो ईएमएफ या वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईएमएफ या वोल्टेज बाई आर। तो I इक्वल टू ईएमएफ बाई आर, तो इसी ईएमएफ को खाली एक r से डिवाइड कर देना है, जो r क्या है? लूप का रेसिस्टेंस है, दिया हुआ है। तो देखिए μ0 I/L/w/v/2 कैपिटल R डिवाइड हो गया स्मॉल r प्लस डब्लू। तो दोस्तों ये है करंट एट एनी इंस्टेंट
व्हेन द रेक्टेंगुलर लूप इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द वायर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आइए इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था पार्ट 1 में, जो छूट गया था उसको मैं देख लेता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट विथ 2 आइडेंटिकल सिलिकॉन डायोड्स। एक सर्किट दिया है दोस्तों, ये क्लैम्पर सर्किट है, क्लिपर्स एंड क्लैम्पर सर्किट कुछ इसी तरह के होते हैं। 2 आइडेंटिकल सिलिकॉन डायोड्स, द इनपुट एसी वोल्टेज वेव फॉर्म हैज़ द पीक वोल्टेज वीपी इक्वल टू 2 वोल्ट एज शॉन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ थ्योरी नहीं लगाएंगे, बहुत ही बेसिक एनालॉजी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए, जो बड़े बड़े एंट्रांस होते हैं, आईटी, जेएम, जेईई मेंस, एडवांस, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे जो भी बड़े अच्छे एग्जाम लेवल के होते हैं, गेट, नेट, इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आप थ्योरी और फार्मूला लगा के चलेंगे तो पता चलेगा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं दोस्तों जो कॉमन एनालॉजी या ट्रिक पे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन कॉमन एनालॉजी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक इनपुट सिग्नल है जिसका मैक्सिमम पिक कितना है दोस्तों, 2 वोल्ट, उसको अप्लाई किया जा रहा है। साइनसोइडल है, नीचे भी 2 वोल्ट, ऊपर भी 2 वोल्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, D1 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे एक डायोड D2 लगा हुआ है। ये फॉरवर्ड बायस में है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और ये रिवर्स बायस में है। इसके साथ एक रेसिस्टेंस R भी लगा हुआ है D2 डायोड के साथ, ठीक है। अपने को बताना है कि जो पॉइंट P और Q टर्मिनल के थ्रू जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसका बेस्ट ग्राफ क्या होगा, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द PQ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है अपने को, ठीक है। तो दोस्तों इसको बहुत ही कॉमन एनालॉजी सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो डायोड है ये इसको मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2। तो दोस्तों जो डायोड D1 है इसका देखिए हमने कुछ थ्योरी भी लिख रखा है, उसका ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। जो डायोड D1 है दोस्तों, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये ऑफ होगा और ये ऑन होगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दोस्तों वो कितना है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल 0.7 वोल्ट। लेकिन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब ये ऑन होगा दोस्तों, जब D2 ऑन होगा, कब, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि रिवर्स बायस्ड है। तो ये जब ऑन होगा तब इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा दोस्तों, D2 का कितना हो जाएगा, 0.7। और साथ ही में दोस्तों ये आर रेसिस्टेंस के थ्रू भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि जहाँ पे रेसिस्टेंस होता है दोस्तों फिजिक्स में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस 0.7 था, प्लस इस रेसिस्टर के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो प्लस समथिंग लेट आई करंट मान लेते हैं, और वोल्टेज आर, तो आई आर, तो 0.7 प्लस आई आर इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। और वो किधर होगा दोस्तों, ये पूरा जो मैग्नीट्यूड है इसमें एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में होगा दोस्तों वोल्टेज का, क्योंकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 0.7, वो कब होगा दोस्तों, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान होगा, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा। तो बताइए D1 के अक्रॉस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा कि D2 के अक्रॉस ज़्यादा होगा। दोस्तों D2 के अक्रॉस का वोल्टेज ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0.7 है और यहाँ पे 0.7 प्लस इसका वोल्टेज, इस रेसिस्टर का वोल्टेज, ठीक है। यानी नेगेटिव एक्सिस का जो वोल्टेज होगा वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में ही ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, इसमें तो दोनों में बराबर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी जितना वोल्टेज ड्रॉप है नेगेटिव में भी उतना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें तो दोनों फिर से बराबर है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ को देखिए, इसमें बोल रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, गलत दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ एक आर भी लगा हुआ है, तो ये भी गलत है। ये देखिए इस करेक्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान 0.7 ओनली है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए थोड़ा ज़्यादा है, पिक जो है वो ज़्यादा है, मतलब 0.7 प्लस वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का कॉमन एनालॉजी से आंसर जो है दोस्तों वो क्या है, सी है, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, या फिर आप बहुत लोग इसको ऑप्टिक्स में भी रखते हैं। पोलराइजेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में काफ़ी मतभेद खड़ा हो जाता है, अगर कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा से क्लियर नहीं है तो। मेरे खुद के समय में भी इसमें काफ़ी मतभेद रहा था, 2 साल 1.5 साल इस क्वेश्चन में लगातार मैं इसको देखता था, हर 2-3 महीना में मतभेद बना रहता था।
क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका हमने सोल्यूशन नहीं बनाया है, इसको मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा। कह रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कम्बिनेशन ऑफ ए पोलराइजर, ए लेमडा बाई 2 प्लेट, इसको हाफ प्लेट भी बोलते हैं, एंड ए लेमडा बाई 4 प्लेट, इसको क्वार्टर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। कैप्ट वन आफ्टर द अनदर, मतलब सबसे पहले एक पोलराइजर रखा हुआ है दोस्तों, फिर एक लेमडा बाई 2 प्लेट रखा हुआ है, और फिर एक लेमडा बाई 4 प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट पोलराइजेशन फॉर द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे तीन अलग अलग केस, तीन अलग अलग सिचुएशन या कंडीशन दिया है दोस्तों, और इस तीनों अलग अलग कंडीशन में अपने को क्या बताना है, आउटपुट बताना है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा आपको लेमडा बाई 2 और लेमडा बाई 4 प्लेट का कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो लेमडा बाई 2 प्लेट है ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है। ये कितना डिग्री का फेज शिफ्ट करता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है, ठीक है। और ये लेमडा बाई 4 प्लेट कितना करता है दोस्तों, 90 डिग्री करता है। कितना करता है, 90 डिग्री करता है। और दोस्तों अगर आप किसी लाइट को 45 डिग्री पे अगर आप इंसिडेंट करा रहे हैं लेमडा बाई 4 प्लेट पे, तो वो उसको सर्कुलर पोलराइज लाइट बना देता है, ठीक है। लिनियरली पोलराइज लाइट को अगर आप 45 डिग्री पे उसके पास एक्सिस से अगर इंसिडेंट करवा रहे हैं तो लेमडा बाई 4 प्लेट किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको सर्कुलरली पोलराइज लाइट में कर देता है। ऐसा क्यों करता है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बनाया नहीं है हमने, तो हम यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक पोलराइजर है, फिर एक लेमडा बाई 2 प्लेट है, और फिर एक लेमडा बाई 4 प्लेट है, ठीक है। ये पोलराइजर P है, ये लेमडा बाई 2 प्लेट है, और लेमडा बाई 4 प्लेट है। क्लियर है, सॉरी, ओके। लेमडा बाई 2 प्लेट, लेमडा बाई 4 प्लेट, P लेमडा बाई 2 हाफ प्लेट भी इसको बोलते हैं, और ये लेमडा बाई 4 प्लेट। दोस्तों सबसे पहला कन्फिग्रेशन क्या कह रहा है कि एक्सेस ऑफ द पोलराइजर, द लेमडा बाई 2 प्लेट एंड द लेमडा बाई 4 प्लेट ऑल आर इन पैरेलल टू ईच अदर। देखिए दोस्तों, अनपोलराइज लाइट यहाँ से पास हो रहा है। कैसा लाइट पास हो रहा है, अनपोलराइज लाइट पास हो रहा है, ठीक है। अनपोलराइज यानी कि ये नेचुरल लाइट है, ठीक है। तो जब पहला कन्फिग्रेशन में है कि तीनों का पास एक्सिस जो है दोस्तों ये क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। तो अनपोलराइज लाइट जैसे ही इस पोलराइजर P से पास होगा दोस्तों, उसको ये पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ये पोलराइज लाइट को ये क्या करेगा दोस्तों, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा। तो 180 डिग्री करेगा तो कुछ इसी तरह का ही रह जाएगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे लाइट, ये इसको ऐसे ऐसे लिनियरली पोलराइज कर दिया। लेमडा बाई 2 प्लेट में आएगा तो ये इसको 180 करेगा, 180 फेज शिफ्ट करेगा, तो ओरिएंटेशन चेंज होगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे ही निकलेगा। समझ पा रहे, इसी तरह से ये वाइब्रेशन करते हुए निकलेगा। अब ये लेमडा बाई 4 प्लेट जो है दोस्तों, इसको क्या करेगा, फिर से इसको जो लिनियरली पोलराइज लाइट है दोस्तों, उसको क्या करेगा, ये अगेन उसको लिनियरली पोलराइज लाइट में ही कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसका पास एक्सिस के ये जस्ट क्या है दोस्तों, पैरेलल है। तो इसके अगर पास एक्सिस के ठीक पैरेलल है तो उसको कुछ इसी तरह से निकाल देगा, ठीक है। जैसे आ रहा था उसी तरह ये वाइब्रेशन करते हुए चला जाएगा, क्योंकि पास एक्सिस से सीधा पास हो जाएगा। यानी कि पहला कन्फिग्रेशन में जो हमारा होगा वो लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर, क्योंकि जिस तरह शेप में आ रहा था उसी शेप में निकल गया। तो फर्स्ट में लीनियर कन्फिग्रेशन होगा। सेकेंड केस में क्या होगा दोस्तों, आइए उसको देख लेते हैं। ओके, सेकेंड कन्फिग्रेशन क्या बोल रहा है कि द लेमडा बाई 2 प्लेट इज रोटेटेड बाई 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू कन्फिग्रेशन 1, मतलब तीनों पैरेलल है। विद रेस्पेक्ट टू कन्फिग्रेशन 1 का मतलब कन्फिग्रेशन 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। कन्फिग्रेशन 1 में क्या था दोस्तों, तीनों पैरेलल में था, तीनों कंपोनेंट, ठीक है। अब इस लेमडा बाई 2 प्लेट को क्या किया जा रहा है, 45 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताते चले कि हाफ वेव प्लेट में जितना डिग्री से आप रोटेट करते हैं उसका दुगुना एंगल से आपको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मिलता है। मतलब 45 से अगर आप रोटेट किए तो हाफ प्लेट में आपको 90 डिग्री पे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसको तो कुछ छेड़खानी नहीं किए हैं पोलराइजर को। अनपोलराइज लाइट जैसे इस पोलराइजर P पे गिरेगा दोस्तों, ये क्या दे देगा, लिनियरली पोलराइज लाइट दे देगा। लिनियरली पोलराइज्ड अब यहाँ पे जैसे आएगा 45 डिग्री पे है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लेमडा बाई 2 प्लेट उसको 90 डिग्री पे प्लेन पोलराइज देगा, मतलब कुछ इस तरह से वाइब्रेशन करते हुए हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आएगा फिर इसको ये 90 दे देगा, क्या दे देगा, 90 दे देगा। तो ये इस डायरेक्शन पे आ रहा था, अब इसको 90 से लेमडा बाई 4 प्लेट अगेन रोटेट कर देगा, तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फिर से ये क्या बन जाएगा दोस्तों, लीनियर बन जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा, लीनियरली मिल जाएगा। अब
थर्ड कन्फिगरेशन देखते हैं। द लैम्डा बाई 4 प्लेट इज रोटेटेड बाई 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू कन्फिगरेशन 1। दोस्तों अब जो है कन्फिगरेशन 1 के ही रेस्पेक्ट में अब क्या किया जा रहा है, सिर्फ लैम्डा बाई 4 प्लेट को 45 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है। मतलब पोलराइजर P लैम्डा बाई 2 प्लेट यानी हाफ प्लेट और लैम्डा बाई 4 यानी क्वार्टर प्लेट, तीनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के पैरेलल है। अब क्या किया जा रहा है, लैम्डा बाई 4 प्लेट जो है क्वार्टर वेव प्लेट, उसको 45 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है। दोस्तों जब अनपोलराइज लाइट पोलराइजर P पे गिरेगा तो पोलराइजर P पे ये जैसे ही गिरेगा तो इसको ये लिनियरली पोलराइज लाइट कुछ इस तरह से कर देगा। अब ये लैम्डा बाई 2 प्लेट पे कुछ छेड़खानी नहीं किए तो ये इसको लिनियरली पोलराइज लाइट ही रहने देगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके, क्योंकि ओरिएंटेशन सिर्फ चेंज होगा। और अब ये जो लाइट है दोस्तों कुछ इस तरह से आ रहा था, लेकिन लैम्डा बाई 4 प्लेट कितना पे है, 45 पे है। यानी कि लाइट का जो कंपोनेंट है दोस्तों वो दो पार्ट में टूट जाएगा। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है दोस्तों और ये 45 में है तो इसका इधर E cos 45 इधर E sin 45, यानी जो हमारा लाइट मिलेगा दोस्तों वो सर्कुलरली पोलराइज्ड मिलेगा। चूँकि E cos 45 E sin 45 का वैल्यू जो होगा दोस्तों वो सेम होगा E0/√2। E0/√2 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को E0 मान ले तो E0/√2 E0/√2 मतलब रेडियस सेम होगा। तो इलिप्टिकल नहीं होगा दोस्तों, ये कैसा होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि रेडियस सेम होगा। इलिप्टिकल कब होता है, जब रेडियस सेम नहीं होता है, यानी सेमी मेजर और सेमी मेजर माइनर एक्सिस का वैल्यू डिफरेंट होता है और सेम हो जाता है तो वही स्पेशल केस क्या बन जाता है दोस्तों, सर्किल। यानी थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो अपना आउटपुट स्टेट जो मिलेगा दोस्तों उसका जो पोलराइजेशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार में तो मुश्किल है थोड़ा आपको, जब तक आप इसका अच्छा से कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है इस क्वेश्चन को समझना। खैर भी फिर भी हमने कोशिश की अपना बेस्ट देने का, आप भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी काफ़ी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, ए पेंडुलम इज मेड ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एंड ए स्मॉल बॉब ऑफ नेग्लिजिबल साइज एंड मास स्मॉल एम। ठीक है, इट इज रिलीज मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट विच इज लेस 1 रेडियन फ्रॉम द वर्टिकल। When passing through the vertical, the string slips a bit from the pivot so that its length increases by a small amount delta, where delta is much more less than L in negligible time. Okay, if it swings up to angle theta 1 on the other side before starting to swing back, then to a good approximation, which of the following expressions is correct? दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एल लेंथ का एक जो स्ट्रिंग है उस पर एक स्मॉल एम मास का एक बॉब लगा हुआ है। ये थीटा नॉट एंगल से यहाँ तक स्वाइप करता है, उसके बाद अचानक ये पिवट स्लिप कर जाता है जिसके चलते ये डेल्टा लेंथ इंक्रीज कर जाता है और उसके बाद ये स्वाइप करके अगेन थीटा 1 एंगल से स्वाइप करके ये यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन को ये मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। ठीक है, और ये लेंथ इंक्रीज हो गया, अब एल से एल प्लस डेल्टा बन गया। अपने को थीटा 1 और इस थीटा नॉट एंगल के बीच का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अपन इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टेंशन और सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस लाइन को पोटेंशियल एनर्जी 0 रेफरेंस लाइन माना है और पॉइंट देखिए दोस्तों, जब यहाँ से रिलीज होगा तो इस पॉइंट पे इसका टेंशन इधर काम करेगा, इस पॉइंट पे टेंशन इधर काम करेगा, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग पे टेंशन इधर काम करेगा। जब ये पॉइंट ए पे होगा दोस्तों तब इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और टेंशन का ये डायरेक्शन है, तो एंगल डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच 90 है। तो इस पॉइंट पे टेंशन कोई वर्क डन नहीं करेगा क्योंकि एंगल 90 हो जाएगा और वर्क डन होता है एफ कॉस 90 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे भी दोस्तों टेंशन इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी एंगल टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में 90 होगा, तो टेंशन के द्वारा यहाँ पे भी कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन पॉइंट बी पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो पॉइंट बी पे टेंशन अपवार्ड में है और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा जस्ट डाउनवर्ड डेल्टा से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है।
तो यहाँ पे टेंशन और डेल्टा एक दूसरे का अपोजिट है दोस्तों, एंगल 180 डिग्री है, तो इस पॉइंट पे टेंशन के द्वारा वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन कितना होता है दोस्तों, एफ एस कॉस थीटा, कॉस 180 -1, तो माइनस टी इंटू डेल्टा वर्क डन होगा, कितना होगा, टी इंटू डेल्टा। अब डेल्टा तो नॉन फैक्टर है दोस्तों, लेकिन टी अननोन फैक्टर है, तो इसको नॉन टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। टी क्या है, टेंशन। दोस्तों सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाएंगे और पॉइंट बी का जो टेंशन है इस पॉइंट बी का उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, दो तरह के फोर्स प्रेजेंट है, एक ग्रेविटी जो कंजर्वेटिव फोर्स है और दूसरा टेंशन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आइए देखते हैं पॉइंट बी पे हम लोग कैसे टेंशन निकालेंगे। दोस्तों टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट बी पे देखिए कैसे निकालेंगे इसको। दोस्तों सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो रेडियल फोर्स कितना होता है, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। रेडियल फोर्स इस पॉइंट पे कितना है दोस्तों, अपवर्ड में टेंशन लग रहा है और डाउनवर्ड में mg लग रहा है, तो t माइनस एम जी इज द नेट फोर्स, नेट रेडियल फोर्स एट पॉइंट बी। m का m दोस्तों, और ar को क्या लिख सकते हैं, v/2/r, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट b बाई r, क्योंकि सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट दोस्तों एक्सेलरेशन v/2/r होता है, और अब तुम चूँकि पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं तो v/2/r। अब दोस्तों हम लोग को क्या चाहिए, वेलोसिटी v चाहिए, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग सर्कुलर मोशन का अगेन कंसेप्ट लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि v² = v² + 2gh होता है, जहाँ पे h डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों। इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना है दोस्तों, पॉइंट ए से रिलीज हो रहा था इनिशियली, यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, तो ये टर्म जो है दोस्तों ये 0 हो जाएगा। और ये भी पॉइंट बी का वेलोसिटी मान रहे हैं, तो v² = ये 0 हो चुका है। 2g और h क्या है दोस्तों, पॉइंट ए और बी, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दोस्तों। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा नॉट है दोस्तों, तो ये कितना होगा, L0 cos थीटा, सॉरी L माइनस L0 cos थीटा, कितना होगा, L माइनस L cos थीटा नॉट होगा। तो देखिए यहाँ पे L कॉमन ले लिए हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा नॉट बचा, ये A और B के डिस्टेंस है दोस्तों। तो v² का वैल्यू आ गया 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, उसको यहाँ पे v² की जगह पुट कर देंगे 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। और ये r क्या है दोस्तों, रेडियल डिस्टेंस जो कितना है, ठीक है, L कट गया दोस्तों, बचा कितना है, mg, और ये माइनस mg को हमने उठा के इधर ले आया, तो ये बच गया tb, टेंशन एट पॉइंट बी इज हाउ मच, mg 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट, mg कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट, यानी पॉइंट बी का टेंशन मिल गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। चूँकि टेंशन जो है दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो वर्क डन बाय अदर फोर्स, मतलब एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। दोस्तों टोटल एनर्जी फाइनल यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और टोटल एनर्जी इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। दोस्तों इस फाइनल पॉइंट सी है और इनिशियल पॉइंट ए है और ये मिड पॉइंट बी है, तो इनिशियली भी वेलोसिटी 0 है और फाइनली भी वेलोसिटी 0 है, तो दोनों इनिशियल और फाइनल केस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। सिर्फ दोनों केस का अपन पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो फाइनल पोजीशन है उसमें एल है हमारा दोस्तों, एल प्लस डेल्टा, और इनिशियल केस में है हमारा लेंथ एल है। तो रेफरेंस हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी का माना है दोस्तों, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इनिशियल और फाइनल केस में, आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल एनर्जी फाइनल सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगा दोस्तों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, जो बचेगा माइनस mg एल प्लस डेल्टा और कॉस थीटा 1, क्योंकि फाइनल केस में वो थीटा 1 एंगल से स्वीप कर रहा है। माइनस का माइनस दोस्तों, और टोटल एनर्जी इनिशियल में भी काइनेटिक एनर्जी 0 है इनिशियली, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगा, लेंथ एल है तो माइनस mg एल और कॉस थीटा नॉट, क्योंकि इनिशियल एंगल कितना था दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थीटा नॉट है इनिशियल एंगल, और फाइनल एंगल थीटा 1 है, और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस इसको माना है हमने, ऊपर में माना है, इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। अब इसको बस सॉल्व करना है दोस्तों। वर्क डन कितना होगा, -t इंटू डेल्टा, क्योंकि टेंशन दोस्तों ऊपर लग रहा है और डेल्टा नीचे लग रहा है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल है, और वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, कॉस 180 दोस्तों, एक माइनस साइन आ गया इसीलिए यहाँ पे माइनस का माइनस दोस्तों, टी डेल्टा, देखिए डेल्टा रहने दिया और टी का वैल्यू mg इंटू 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पे इसको हमने ठीक कर लिया, माइनस mg एल प्लस डेल्टा कॉस थीटा 1, और ये माइनस माइनस प्लस mg एल कॉस थीटा नॉट। देखिए दोस्तों mg और mg कैंसिल हो गया लेफ्ट और राइट साइड से। अब आप देख सकते हैं हम L इधर से RHS से L हम
कॉमन लेके डिवाइड कर रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो इधर बच गया माइनस डेल्टा बाई एल 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट। चूँकि हमने एल कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 1 प्लस डेल्टा बाई एल कॉस थीटा 1। एल कॉमन लिया है तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ कॉस थीटा नॉट। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे दोस्तों, चूँकि थीटा नॉट एंड थीटा 1 जो है बहुत ही स्मॉल है, तो फॉर स्मॉल थीटा नॉट एंड थीटा 1 कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 होता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है दोस्तों कितना होता है, कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो अपन यहाँ पे इसको एक टर्म तक लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अभी चूँकि थीटा है तो कॉस थीटा का 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। आइए देखते हैं इसको आगे। माइनस डेल्टा एल 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट स्क्वायर की जगह 1 नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस डेल्टा एल कॉस स्क्वायर कॉस थीटा 1 की जगह 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस थीटा नॉट की जगह 1 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2। अब देखिए इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको अंदर कर रहे हैं माइनस डेल्टा बाई एल को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3 टर्म आ गया। इसको भी देखिए हम लोग अंदर कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से ये ब्रेक हो गया और ये इसी तरह रह गया। आप देख सकते हैं कि ये -1 हो जाएगा और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हमने कट कर दिया है। उसके बाद ये माइनस डेल्टा एल और यहाँ से ये माइनस डेल्टा एल कट गया दोस्तों। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं और नथिंग एल्स। ये माइनस डेल्टा एल और इधर का माइनस डेल्टा एल कट गया, इधर बचा माइनस डेल्टा एल थीटा नॉट स्क्वायर। उधर क्या बचा दोस्तों, थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा एल थीटा 1 स्क्वायर बाई 2। देखिए हमने थीटा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया और इधर से थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा नॉट स्क्वायर 2 को इधर लाया तो प्लस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2, और इधर भी हमने थीटा 1 स्क्वायर कॉमन लिया है, तो 1/2 भी इधर हमने राइट साइड में कॉमन लिया है थीटा 1 स्क्वायर के साथ साथ, तो ये बच गया 1 प्लस डेल्टा बाई एल। और इधर भी देखिए 1/2 हमने कॉमन ले लिया, थीटा नॉट स्क्वायर बाई 1/2 तो बचा 1 माइनस 2 डेल्टा बाई एल। क्योंकि 1/2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड नथिंग एल्स। आप देख सकते हैं 2 कट गया, तो इधर बचा थीटा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा नॉट स्क्वायर 1 माइनस 2 डेल्टा एल बाई 1 प्लस डेल्टा एल। 1 माइनस डेल्टा एल को दोस्तों ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा एल का पावर यहाँ -1 होगा। चूँकि डेल्टा बहुत ज़्यादा छोटा है तो 1 प्लस एक्स का पावर -1 का 1 माइनस एक्स एक्सपेंशन होता है, उसको यूज कर लेंगे। चूँकि डेल्टा इज मच मोर लेस देन एल, सो डेल्टा बाई एल इज ऑल्सो लेस देन 1, और एक्स जब लेस देन 1 होता है तो ये एक्सपेंशन है दोस्तों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 1 प्लस डेल्टा एल को ऊपर ले जाके एक्सपैंड किए तो ये बन गया 1 माइनस डेल्टा एल। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 माइनस 2 डेल्टा एल और 1 माइनस डेल्टा एल ये जो दोनों टर्म है इन लोग को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हायर ऑर्डर टर्म है 2 डेल्टा एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इसको अपन क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ 1 माइनस डेल्टा एल माइनस 2 डेल्टा बाई एल। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 3 डेल्टा बाई एल। अपने को चूँकि थीटा 1 और थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए, स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, तो थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा नॉट, और ये 1 माइनस 3 डेल्टा बाई एल का पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग रूट लेंगे दोनों साइड तो। अब दोस्तों 1 प्लस एक्स का पावर एन का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स, अगर एक्स लेस देन 1 हो तो डेल्टा बाई एल चूँकि लेस देन 1 है, तो चूँकि डेल्टा लेस देन एल है दोस्तों, तो डेल्टा लेस देन एल है तो डेल्टा बाई एल लेस देन 1 होगा, तब अपन ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 माइनस ये 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 डेल्टा बाई एल और नीचे 1/2 का फैक्टर एक आ गया, तो 1 माइनस 3/2 डेल्टा बाई एल, ये हमने एक्सपेंशन यूज किया है। आप देख सकते हैं किस कंडीशन पे हमने यूज किया है दोस्तों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा नॉट 1 माइनस 3/2 डेल्टा एल, यानी कि वो ऑप्शन डी है दोस्तों। और दिस इज द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द थीटा 1 एंड थीटा नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट अप्रॉक्सीमेशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी लेंदी आंसर है इसका। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 32, फॉर एन एटॉमिक न्यूक्लियस विथ एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। दोस्तों ये न्यूक्लियर फिजिक्स का काफ़ी कंसेप्चुअल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा हमने सॉल्यूशन ड्राइव या लिखा हुआ वगैरह नहीं है, सीधा इसको थ्योरी पे ही कर लिया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, अच्छा दरअसल ये MSQ क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, ये सेक्शन बी अब आ चुके हैं हम लोग, बीच में ये कम मिलेगा तो उसको मैंने इंक्लूड कर लिए। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है दोस्तों, MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, लेकिन हाँ सारे ऑप्शन सही होंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। चारों ऑप्शन में से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर मैटर एंड न्यूक्लियस चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेंटिकली इन द न्यूक्लियर वॉल्यूम। दोस्तों ये करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर विद जेट ग्रेटर देन 83 एंड एटॉमिक मास विच ग्रेटर देन 209 इमिट अल्फा रेडिएशन। दोस्तों ये सही है, दिस इज द बिस्मुथ सो इट इमिट अल्फा रेडिएशन, तो ऑप्शन बी भी दोस्तों सही है। द सरफेस कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू A⁴ दोस्तों ये ऑप्शन सी भी सही है। हमने BHO के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वहाँ पे सरफेस कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी का जो ऑप्शन था दोस्तों A⁴ टिक मार दिया था जो गलत था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये जो करेक्ट होगा सरफेस कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी इज A⁴ कई बार मिस्टेक हो जाती है, माइंड से उतर जाता है जानते हुए भी, तो ऑप्शन सी भी दोस्तों क्या है, सही है। बीटा डिके ओकर्स व्हेन द प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो इज लार्ज। दोस्तों प्रोटॉन से न्यूट्रॉन रेशियो जब लार्ज होता है तब बीटा डिके नहीं होता है, जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन रेशियो लार्ज होता है तब होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा होने पे, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होने पे न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे और ये प्रोटॉन को क्या करेंगे दोस्तों, बैलेंस करेंगे, और तब स्टेबिलिटी गेन होगा और हमारे बीटा डिके होगा। बीटा डिके इसीलिए होता है जब ये रेशियो दोस्तों क्या होता है, कम होता है, इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका ये भी ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो लार्ज नहीं, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लार्ज होने पे हमारा क्या होता है दोस्तों, बीटा डिके होता है इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, और न्यूक्लियर फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन A, B, C सही है, D गलत है। कुछ बच्चों ने, चूँकि A जो है दोस्तों इसमें थोड़ा हमको डाउट है, तो इसमें जो ऑप्शन सेट हुआ था आंसर में ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें A, B, C जिन लोगों ने मारा था उनको भी सही मार्क्स मिला था, और जिन्होंने सिर्फ B और C मारा था उनको भी सही मिला था, क्योंकि वास्तविकता में थोड़ा सा जो A का दोस्तों स्टेटमेंट है उसमें दुविधा है, उसमें डुअलिटी है कि दरअसल ऐसा आइडेंटिकल नहीं है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या कंडीशन में आइडेंटिकल होता है, तो इसीलिए ऑप्शन A को जिन्होंने मारा उनको भी मार्क्स मिला और जिन्होंने नहीं मारा उनको भी मार्क्स मिला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आइदर A, B, C और B, C है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं जिन्होंने ABC मारा उनका भी करेक्ट है, BC मारा उनका भी करेक्ट है। सेक्शन B मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 भी देखिए क्या कह रहा है, A photon of frequency mu strike an electron of mass m initially at rest. After scattering at an angle phi, the photon loses half of its energy. If the electron recoils at an angle theta, which of the following is are true? क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। एक फोटोन है जिसका इनिशियली फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, E इक्वल टू एच म्यू हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी को E माना है, मोमेंटम हो जाएगा Hc/h म्यू बाई सी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली रेस्ट पे है और मास m है, उससे क्या कर रहा है दोस्तों, स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद फोटोन इस डायरेक्शन में फाई एंगल बना के जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इस एंगल पे रिक्वाइल हो रहा है थीटा एंगल पे। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब स्कैटर्ड होके जा रहा है तो उसका, फोटोन जब स्कैटर्ड होके इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका एनर्जी जो है दोस्तों वो हाफ हो जा रहा है इनिशियल एनर्जी का। हम मान लेते हैं कि जो फाइनल एनर्जी है दोस्तों वो E प्राइम है और ये इनिशियल एनर्जी का कितना है, हाफ है, मतलब E/2 है। दोस्तों हमने फाइनल फ्रीक्वेंसी को म्यू प्राइम मान लिया, तो हमारा जो फाइनल एनर्जी है दोस्तों E प्राइम कितना होगा, H इंटू म्यू प्राइम, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, P प्राइम इक्वल टू H म्यू प्राइम बाई C, क्योंकि फोटोन का स्पीड कितना होता है दोस्तों C। और हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में रिक्वाइल कर रहा है दोस्तों थीटा एंगल पे विथ मोमेंटम P, ओनली विथ मोमेंटम P, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जो ऑप्शन है उसके अनुसार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों कॉम्पटन इफेक्ट का ये क्वेश्चन है, और कॉम्पटन इफेक्ट में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है,
डिफरेंस इन वेवलेंथ दैट इज द फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी 1 माइनस कॉस फाई। दोस्तों बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि कॉस के साथ जो एंगल होता है वो किसका एंगल होता है और यहाँ पे जो मास होता है वो किसका मास होता है। दोस्तों यहाँ जो लैम्डा प्राइम दिखता है आपको, ये फोटोन का फाइनल वेवलेंथ होता है, मतलब जो स्कैटर्ड होके चला जाता है, और ये लैम्डा उसका इनिशियल वेवलेंथ होता है। एम जो है दोस्तों उसका मास होता है जिस पे कोई पार्टिकल आके टकराता है, मतलब इनिशियली जैसे अभी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहता है इनिशियली, उसका ये मास एम होता है, ठीक है, जिस पे अदर पार्टिकल आके कोलिजन करता है। और फाई दोस्तों जो स्कैटर्ड होके चला जाता है वो जितना एंगल बनाता है इनिशियल एक्सिस के साथ, उसका ये एंगल लिया जाता है। जैसे यहाँ पे फोटोन था, स्ट्राइक किया और स्कैटर्ड होके चला गया तो उसका एंगल यहाँ पे लेते हैं, ना कि जो रिक्वाइल कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी रिक्वाइल कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन, तो उसका एंगल को यहाँ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक था। अब देखिए दोस्तों, अपने को मालूम है कि लैम्डा वेवलेंथ को अपन क्या लिख सकते हैं, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। और चूंकि फोटोन के केस में स्पीड कितना होता है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट सी होता है, तो अपन क्या लिख लेंगे, सी बाय फ्रीक्वेंसी। लैम्डा प्राइम क्या है दोस्तों, फाइनल वेवलेंथ है फोटोन का स्कैटरिंग के बाद। तो यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगा, सी बाई म्यू प्राइम हो गया फाइनल फ्रीक्वेंसी, माइनस ये इनिशियल वेवलेंथ है फोटोन का, तो सी बाई म्यू हो गया इनिशियल वेवलेंथ, ठीक है। मतलब अब यहाँ से देख सकते हैं इज इक्वल टू एच बाई एम सी 1 माइनस कॉस फाई। देखिए दोस्तों, म्यू प्राइम हमको म्यू के टर्म में निकालना है, तो एक उसके लिए दिया हुआ है कि प्राइम जो है फाइनल एनर्जी वो इनिशियल एनर्जी का हाफ है, और इनिशियल एनर्जी कितना है, फाइनल एनर्जी कितना है, एच म्यू प्राइम, और इनिशियल एनर्जी कितना है, एच म्यू। एच एच कट गया तो म्यू प्राइम कितना आया, म्यू बाई 2 आया। आप यहाँ पे देखिए हमने म्यू प्राइम जो है दोस्तों इसके जगह म्यू बाई 2 रखा, 2 सबसे नीचे था तो देखिए ऊपर चला गया, तो ये बन गया 2c बाई म्यू और यहाँ बन गया c बाई म्यू। अब 2 टाइम ऑफ c बाई म्यू माइनस c बाई म्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ओनली c बाई म्यू। तो इसको सॉल्व किए बन गया c बाई म्यू और ये h बाई एम सी 1 माइनस कॉस फाई। अब दोस्तों ये h बाई एम सी को उठा के इधर LHS में ले आइए, तो ऊपर में ये एम सी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे में एच म्यू बन जाएगा, तो एम सी स्क्वायर बाई एच म्यू इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ से अगर आप कॉस फाई निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एम सी स्क्वायर बाई एच म्यू। तो 1 माइनस एम सी स्क्वायर बाई एच म्यू का जो वैल्यू है दोस्तों, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कॉस फाई है, ना कि साइन फाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है कॉस फाई और ऑप्शन बी में दिया है साइन फाई, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा क्योंकि कॉस फाई जहाँ पे जितना वैल्यू है उतना साइन फाई का नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो गया और ऑप्शन बी इसी के रिस्पेक्ट में चूँकि वो नहीं हो सकता इसलिए वो गलत हो गया। तो दोनों हम लोग चेक कर लिए और सही हो गया। और देखिए यही RHS का साइन फाई थीटा के साथ दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। अब सी और डी में देखते हैं दोस्तों डी को आप देख सकते हैं, ऐसे नेगलेक्ट कर सकते हैं कि चेंज इन फोटोन वेवलेंथ इज एच बाई एम सी 1 माइनस 2 कॉस फाई। हम बताएं कि जो चेंज इन फोटोन वेवलेंथ होगा दोस्तों, डेल लैम्डा जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई एम सी 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है। 1 माइनस 2 कॉस फाई नहीं होता है दोस्तों, ओनली कॉस फाई होता है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। अब सी को देखना है, सी में क्या बोला है दोस्तों, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मोमेंटा ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड फोटोन इज हाउ मच। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे और देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। फोटोन का इनिशियल मोमेंटम कितना है दोस्तों, एच म्यू बाई सी, और इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम जीरो है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का इनिशियली जो मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है और वाई डायरेक्शन में भी जीरो है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो फोटोन है उसका इनिशियल जो मोमेंटम है दोस्तों वो ओनली एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में जीरो है। मतलब दोनों का इनिशियली इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम है दोस्तों कितना है, जीरो है। मतलब दोस्तों फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल मोमेंटम का। फाइनली दोस्तों इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिक्वाइल हो रहा है विथ मोमेंटम p, और कितना एंगल से, थीटा एंगल से। तो y डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना होगा, p साइन थीटा, कितना होगा, p साइन थीटा, और x डायरेक्शन में कितना होगा, p कॉस थीटा। दोस्तों चूंकि भी वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम p, तो हमने वेक्टर रिजोल्यूशन लगा दिया। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन का y डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है दोस्तों, p साइन थीटा। उसी तरह आप देख सकते हैं कि फोटोन p प्राइम मोमेंटम के साथ दोस्तों फाई एंगल से स्कैटर्ड हुआ है, तो उसका भी रिसोल्यूशन कर दीजिए क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो
ये अगर एंगल फाई है तो इधर पी प्राइम कॉस फाई हो जाएगा वाई डायरेक्शन में मोमेंटम, और एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा पी प्राइम साइन फाई। तो दोनों का फाइनली वाई डायरेक्शन में दोस्तों मोमेंटम है। फोटोन का कितना है, पी प्राइम साइन फाई, और इलेक्ट्रॉन का कितना है दोस्तों, पी साइन थीटा। अब आइए दोस्तों हम लोग इसको कंजर्वेशन प्रिंसिपल को वाई डायरेक्शन में लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन इन द वाई डायरेक्शन, और हम लोग ऑप्शन सी को चेक करते हैं। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। दोस्तों फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो देखिए आर एच एस जीरो हो गया, और एल एच एस देखिए कुछ वैल्यू होगा। फोटोन का देखिए दोस्तों कितना था, पी प्राइम, और पी प्राइम को ही एच मी प्राइम बाई सी भी हम लोग बोल रहे हैं, और इंटू साइन फाई, और ये इलेक्ट्रॉन का कितना था, पी साइन थीटा था। बीच में माइनस क्यों है दोस्तों, क्योंकि मोमेंटम जो है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोटोन का मोमेंटम है वो इधर है और इलेक्ट्रॉन का इधर है, और जब दो फैक्टर अपोजिट में होते हैं 180 में, तो एक बीच में नेगेटिव साइन, रिजल्टेंट मोमेंटम निकालने के लिए एक नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, तो इसलिए वहाँ पे नेगेटिव है। अब देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आप बड़े आसानी से एच मी प्राइम बाई सी साइन फाई इक्वल टू पी साइन थीटा पा लीजिएगा, और यहाँ से अगर आप पी, ये दरअसल पी प्राइम है, मोमेंटम ऑफ फोटोन है दोस्तों, तो पी बाई पी प्राइम यहाँ से आप सॉल्व निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन फाई बाई साइन थीटा। तो दोस्तों इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है आफ्टर रिकॉइल, और फोटोन का जो मोमेंटम है आफ्टर स्कैटरिंग, इनका जो रेशियो है दोस्तों कितना आ रहा है, साइन फाई बाई साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, करेक्ट है। बी और डी पॉसिबल नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम रिक्वायर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्कैटर्ड फोटोन इज हाउ मच दोस्तों, साइन फाई बाई साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी ए के रिस्पेक्ट में गलत होगा दोस्तों, और डी भी फार्मूला गलत दिया हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, ये भी 2 मार्क्स का एमएसक्यू क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्वांटम मैकेनिक्स से है। काफ़ी आसान हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन 19 सॉल्व हुआ होगा, जिनमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में, स्पिन के बारे में, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में ऑप्शन वाइज हम लोग को चलना पड़ेगा। कह रहा है कि कंसिडर ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इफ 5 आइडेंटिकल, कितना पार्टिकल है दोस्तों, 5 पार्टिकल है, ठीक है। 5 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑक्युपाई द एनर्जी लेवल्स ऑफ दिस ऑसिलेटर एट जीरो टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देयर ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन नॉट इज आर ट्रू। दोस्तों हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। इसमें 5 आइडेंटिकल पार्टिकल को इस तरह से सजाया गया है कि वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ऑक्युपाई करते हैं एट जीरो टेम्परेचर, और उनका ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ई नॉट माना गया है। अब अलग अलग केस में आपको इस ई नॉट का वैल्यू बताना है। कब, जब पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, पार्टिकल्स आर स्पिनलेस फर्मियंस, एंड पार्टिकल्स आर बोसॉन्स। तो आइए देखते हैं कि हम लोग अलग अलग पार्टिकल के केस में उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली डिफरेंट एनर्जी लेवल में। दोस्तों इससे पहले आपको बताते चले कि जो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका जो nth स्टेट का एनर्जी आइगन वैल्यू होता है दोस्तों, वो होता है En इक्वल टू n प्लस 1/2 h कट ओमेगा, जहाँ पे n कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दोस्तों जब फर्स्ट ऑप्शन लेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उन्होंने 5 पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन मान रखा है, तो चूंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स और फर्मियंस होते हैं, तो फिर फर्मियंस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑबे करते हैं, मतलब एक एनर्जी लेवल में 2 से ज़्यादा फर्मियंस नहीं हो सकते हैं। तो 5 पार्टिकल्स को आप कैसे अरेंज करेंगे, n इक्वल टू 0 स्टेट में 2, n इक्वल टू 1 स्टेट में 2, और n इक्वल टू 2 स्टेट में 1। तो ये हो गया ऑप्शन ए का एनर्जी, अलग अलग एनर्जी लेवल में 5 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एनर्जी निकाल के मैच करते हैं कि ऑप्शन से ये मैच कर रहा है कि नहीं। दोस्तों इन लोग का जो मिनिमम एनर्जी होगा सिस्टम का, जिसको ग्राउंड एनर्जी बोलते हैं, वो कितना होगा दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। 2 पार्टिकल है n इक्वल टू 0 पे, और nth स्टेट का एनर्जी कितना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख रखा है n प्लस हाफ h कट ओमेगा। तो ओके n इक्वल टू 0 पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n के जगह पे कितना रख दिया हमने, 0 रख दिया, तो 0 प्लस 1/2 h कट ओमेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n इक्वल टू 1 स्टेट पे देखिए n का वैल्यू 1 प्लस 1/2 h कट ओमेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। n इक्वल टू 2 पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, और n के जगह पे 2
प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो इस सिस्टम का एनर्जी आ जाएगा। देखिए 2 टाइम हाफ एच कट ओमेगा, 2 टाइम 3/2 हाफ एच कट ओमेगा और 5/2 एच कट ओमेगा। अब यहाँ से दोस्तों हम 1/2 एच कट ओमेगा को कॉमन ले रहे हैं, थोड़ा आसानी होगा सोल्यूशन करने में। तो 2 + 6 + 5 यानी 13/2 एच कट ओमेगा। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उनका मिनिमम एनर्जी जो है दोस्तों कितना आ गया, 13/2 एच कट ओमेगा। यानी कि ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, करेक्ट है, उसमें इतना ही दे रखा था, आप देख सकते हैं। कहा था इफ द पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स देन द एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट इज 13/2 एच कट ओमेगा। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि इफ़ द पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स। दोस्तों जो प्रोटॉन्स होते हैं वो भी फर्मियंस होते हैं, यानी कि वो भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करते हैं। तो उनका भी अरेंजमेंट कुछ इसी तरह होगा, n = 0 स्टेट में 2, n = 1 स्टेट में 2 और n = 2 स्टेट में 1। तो उनका भी जो मिनिमम एनर्जी होगा दोस्तों, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होगा, 25/2 नहीं 13/2 एच कट ओमेगा होगा, इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है 25/2 एच कट ओमेगा, यानी ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, गलत है। अब सी में क्या बोल रहा है दोस्तों, इफ़ द पार्टिकल्स आर स्पिनलेस फर्मियंस। दोस्तों अगर पार्टिकल्स में स्पिनलेस फर्मियंस हो जाएं, मतलब उनके पास कोई फर्मियंस स्पिन नहीं हो, और चूंकि वो फर्मियंस हैं लेकिन वो स्पिनलेस है, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा, वो फर्मियंस हैं लेकिन स्पिनलेस है, ठीक है। तो अगर फर्मियंस स्पिनलेस है दोस्तों, तब फिर एक स्टेट में एक ही रह सकता है, क्योंकि स्पिन ख़त्म हो गया उनका और वो फर्मियंस हैं। फर्मियंस होते हैं और साथ में स्पिन भी होता है, तो एक स्टेट में दो रहते हैं, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। लेकिन अब वो फर्मियंस हैं लेकिन स्पिनलेस है, मतलब वो अप और डाउन नहीं, सिर्फ एक ही अप मान लीजिए, डाउन मान लीजिए। इसका मतलब एक स्टेट में एक अप होगा, दूसरा में एक अप होगा, तीसरा में एक अप होगा, चौथा में एक अप होगा, पांचवा में एक अप होगा। मतलब n = 0 में एक होगा, n = 1 में एक होगा, n = 2 में, n = 3 में, n = 4 में, सब में एक एक होगा। 5 पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज होंगे जैसा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इनका टोटल एनर्जी कन्फिग्रेशन का कितना होगा दोस्तों, अब निकालना पड़ेगा। ई नॉट इज इक्वल टू, पहला स्टेट में n = 0 स्टेट में 1 पार्टिकल है तो 1 से मल्टीप्लाई किया और n का वैल्यू 0, तो 0 + 1/2 एच कट ओमेगा प्लस 1 × 1 + 1/2 एच कट ओमेगा। मतलब एक एक पार्टिकल के लिए देखिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और n का वैल्यू 0 पे 1 है तो n का वैल्यू 0, 1 पे, 2 पे, 3 पे n का वैल्यू 4 पे। ये एनर्जी आइगन वैल्यू फार्मूला से लिख रहे हैं, n = n + 1/2 एच कट ओमेगा से। अब इन लोग को आप आपस में देखिए जोड़ लीजिए, कॉमन लेके हाफ एच कट ओमेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है, 25/2 एच कट ओमेगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है कि इफ़ द पार्टिकल्स आर स्पिनलेस फर्मियंस देन देयर ग्राउंड स्टेट या मिनिमम एनर्जी इज 25/2 एच कट ओमेगा। दोस्तों ऑप्शन डी में बोला है इफ़ द पार्टिकल्स आर बोसॉन्स। जो बोसॉन्स होते हैं दोस्तों, ये एक ही स्टेट में सारे लोग रहते हैं। बोसॉन्स जो हैं एक ही स्टेट में सारे लोग रहते हैं, जितने भी बोसॉन्स हो सब एक ही स्टेट में होंगे। तो पाँचों का पाँचों बोसॉन्स सिर्फ एक ही स्टेट में होगा, n = 0 पे। 10 रहें 20 रहें जितने भी रहें, बोसॉन्स हमेशा एक ही स्टेट में रहते हैं, क्योंकि उनका स्पिन 0 होता है दोस्तों, ठीक है। तो उनका मल्टीप्लिसिटी 1 होता है, सॉरी 2s + 1 यस 1 होता है। तो बोसॉन्स जितने भी हो याद रखिएगा वो एक ही स्टेट में होते हैं, क्योंकि उनका स्पिन्स जो होता है, सॉरी नॉट 0, स्पिन्स आर इंटीजर मल्टीपल 0 हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ई नॉट इज इक्वल टू, चूँकि पाँचों एक ही स्टेट में है दोस्तों, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 5 का एनर्जी निकालना है पाँचों पार्टिकल का, और n = 0 स्टेट में है तो एनर्जी कितना हो जाएगा दोस्तों, ग्राउंड स्टेट का 0 + 1/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। तो 5 × 0 + 1/2 एच कट ओमेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 5/2 एच कट ओमेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सी सही है, डी सही है और बी क्या है, गलत है। ए सी डी सही है और बी गलत है। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। फॉर ए पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P = P जेड कैप लोकेटेड एट द ओरिजिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। दोस्तों एक डाइपोल मोमेंट है जो जेड डायरेक्शन में लोकेटेड है, पॉइंटेड है, अब ओरिजिन पे है वो, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन और फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको डाइपोल के चलते दोस्तों फील्ड कितना होता है, और एक डाइपोल के चलते दोस्तों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आइए हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल
होता है उसके चलते पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है P/4πε0 आर क्यू 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा साइन थीटा कैप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और R क्या है, रेडियल डायरेक्शन है। हम इन्हें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लिख रखा है। और आर कैप थीटा कैप यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन एंड एजिमुथल डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर कैप एंड मोमेंटम P, मतलब बेसिकली आप पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं, और मोमेंटम तो जेड एक्सिस में फिक्स है दोस्तों। अब आपको देखना है कि आप रेडियल डायरेक्शन डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, उनके बीच अकॉर्डिंगली ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, और पोटेंशियल कितना होता है दोस्तों एक डायपोल के चलते P/4πε0 आर क्यू, और ये क्या है इनटू कॉस थीटा। तो आपको इन फार्मूला को याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब एक एक करके ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0B0 इज 0। दोस्तों ये पोजीशन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट B है, और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस कोऑर्डिनेट इज 0। आप देख सकते हैं कि हमको वो किस डायरेक्शन में पोजीशन का बात कर रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस बात कर रहा है, और हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तो जेड डायरेक्शन, P जेड डायरेक्शन में है। और 0B0 पॉइंट में जो पोजीशन हमको B डिस्टेंस में निकालने बोल रहा है, वो किस डायरेक्शन में दोस्तों, वाई डायरेक्शन में है। वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कितना एंगल होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब थीटा कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप थीटा मालूम चल के 90 डिग्री, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। E एट 0B0 सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन डजन मैटर। P/4πε0 R के जगह कितना डिस्टेंस पे, B डिस्टेंस पे, तो BQ हो गया 2 cos थीटा 90 प्लस साइन 90। दोस्तों साइन 90 1 हो गया, और ये cos 90 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया, साइन 90 1 हो गया, तो यहाँ से कुछ नहीं आया, सिर्फ 1 आया, तो 1 इंटू P/4πε0 BQ, P/4πε0 BQ विच इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0B0 इज 0, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा है, ये नॉन जीरो है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, और सॉरी ऑप्शन ए क्या है आपका, रॉन्ग ऑप्शन है। क्या है दोस्तों, एक मिनट,